कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है? पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल नहीं चल रही है। देख रहे हैं कि बहुत कम व्यू रहता है उस पर। लगता है कि पढ़ ही नहीं रहे हो तुम लोग। तो नहीं पढ़ोगे तो आगे प्रॉब्लम करता जाएगा वो। हमको क्या करना है, और जो परेशानी हो वहीं पर मेंशन कर दो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पर ही या व्हाट्सएप पर कहीं भी लिख दो कि समझ में नहीं आ रहा है या कुछ कोई दिक्कत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? फिर हम लोग आरएनए पढ़ाएंगे। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल की केमिकल दोज केमिकल। जेनेटिक मटेरियल क्या है ये? दोज केमिकल that या which takes part in inheritance and express in phenotype is called जेनेटिक मटेरियल। वैसा कोई केमिकल हो जो वंशानुगति में भाग लेता हो और फिनोटाइप बनाता हो, ठीक है ना? फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। आप लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें दिए हैं हम एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी आकृति। आप जिस तरह दिखाई दे रहे हैं, आपको दो आँख है, हेड है, टेल है, हेड है, हैंड्स है, पैर है, ये क्या हुआ? आपका बाहरी आकृति हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जैसा जीन है बॉडी में वही फिनोटाइप बनाता है, जैसा डीएनए है वही फिनोटाइप का निर्माण करता है। तो वो केमिकल जो वंशानुगति में भाग लेता हो और फिनोटाइप बनाता हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जेनेटिक मटेरियल, है ना? अब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्या विशेषता होगी, ठीक है ना? जो कैन रेप्लिकेट, एप्लीकेशन पढ़ चुके हो आप लोग, जो अपना कॉपी बनाता हो। कैन म्यूटेट, जिसमें म्यूटेशन की क्रिया होती हो, ठीक है ना? शुड प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जो सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो, है ना? शुड प्रेजेंट इन ईच सेल इन इक्वल अमाउंट in an organism
किसी भी जीव के हर सेल में पाया जाता हो और बराबर मात्रा में पाया जाता हो। जैसे आप ही के सेल में डीएनए हर सेल में 2n है, ठीक है ना। और शुड बी स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव, जो स्टेबल हो और जो रिएक्टिव नहीं हो, रिएक्शन नहीं करता हो। तो डीएनए हम लोग के फादर मदर का डीएनए हम लोगों में आया है, कहाँ कोई चेंज हुआ है, कहाँ कोई परिवर्तन हुआ है ना। और फिर स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, टूटता फटता भी नहीं, ठीक है ना। तो ये है कुछ डीएनए का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे एविडेंस, क्या साबुत है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इन सपोर्ट ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। इसका ओवरव्यू हम लोग नहीं देखे हैं, ठीक है ना। ओवरव्यू में समझ लीजिए कि आप लोगों को जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है ना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जेनेटिक व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है। फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और फिर पढ़ेंगे हम लोग ओवरव्यू का मतलब होता है अवलोकन, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे हम लोग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और फिर पढ़ेंगे आरएनए वर्सेस डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्यों नहीं हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल होगा। हम लोग जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रॉपर्टीज दो देख चुके हम लोग, अब एविडेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिएगा आप लोग, और अब हमको इसको मिटाने दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसका एविडेंस देखें, ठीक है ना। क्या साबुत है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। एविडेंस में दो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, एविडेंसेज, है ना। पहला देखेंगे हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और दूसरा देखेंगे हम लोग हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। पहला हम लोग देखें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट।
है ना। इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ये ग्रिफिथ वर्कड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये बैक्टीरिया है क्या कॉज करता है, कॉजेज निमोनिया। हम लोगों में ये निमोनिया कॉज करता है, ठीक है ना। तो हम लोग तो निमोनिया से जनरली मरते नहीं हैं, ठीक है ना, बट इट इज फेटल, फेटल मैंने जानलेवा, इन रैट, अगर चूहे को ये हो गया तो फिर वो फेटल है, उसको ये मार देता है। इसने इसका 2 स्ट्रेन, इसका 2 जाति उसने खोज किया था ग्रिफिथ ने। एक है वीरुलेंट स्ट्रेन, इसको स्मूथ स्ट्रेन भी कहा जाता है। स्मूथ माने चिकना, है ना, इसको शॉर्ट में एस स्ट्रेन कहा जाता है। क्यों ये है स्मूथ, क्यों है कैप्सूल कवर, ये बैक्टीरिया है, इतना मोटा, तो इसका सेल वाल हो गया। बैक्टीरिया आप लोग पढ़े हैं 11th में, ये सेल वाल हो गया और इसके ऊपर से कवर लगा रहता है, इसलिए चिकना होता है देखने में। इसको कैप्सूल कहा जाता है। ये हो गया इसका कैप्सूल, तो इसलिए इसको चिकना रहता है देखने में, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एस स्ट्रेन कहते हैं। दूसरा है ए वीरुलेंट, और वीरुलेंट का मतलब होता है जो डिजीज कॉज करता हो, ठीक है ना। दूसरा है ए वीरुलेंट, वीरुलेंट जो बीमारी कॉज नहीं करता है। ए वीरुलेंट स्ट्रेन, ये डिजीज कॉज नहीं करता है जी। ए वीरुलेंट स्ट्रेन जो है ना, वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, है ना। इसको रफ स्ट्रेन भी कहा जाता है, डिनोट किया जाता है आर स्ट्रेन। क्यों रफ है ये, नो कैप्सूल, क्योंकि इसके ऊपर से ये जो कवर लगा हुआ है उसमें वो नहीं होता है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया हो गया, इसके बैक्टीरिया का ये डीएनए हो गया, है ना। और ये रहा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इसका, ठीक है ना। तो इसमें कैप्सूल नहीं रहता है, इसलिए इसको आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात। अब इसका एक्सपेरिमेंट देखिए।
ठीक है ना। इसने माइस लिया या माउस लिया और उसमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड, क्या होगा? ये तो बीमारी कॉज करता है। माइस या माउस डेड, माउस मर गया। फिर उसने माइस लिया या माउस लिया और आर स्ट्रेन इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड। माइस या माउस एलाइव, वो तो बीमारी कॉज करता नहीं है ना। अब इसने क्या किया कि माइस लिया या माउस लिया और हीटेड एस स्ट्रेन लिया, गरम कर दिया एस स्ट्रेन को, है ना, और लिया तब उसका डीएनए डीनेचर्ड हो गया था, ठीक है ना, इंजेक्टेड, और इसको इंजेक्ट किया। माउस या माइस एलाइव, वो नहीं मरा चूँकि डीएनए इसका डीनेचर्ड हो गया था। डीएनए जो है ना वो उसका डीएनए का धागा सब अलग अलग हो गया था, है ना। अब इसने क्या किया कि माइस लिया या माउस लिया और हीटेड एस स्ट्रेन लिया प्लस आर स्ट्रेन लिया और सब माउस में, ठीक है ना, इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्टेड माउस या माइस डेड, और देखा कि ये मर गई। एस स्ट्रेन लेगा तो मरेगा ही, क्योंकि वो बीमारी कॉज करता है। आर स्ट्रेन से नहीं मरेगा, गरम कर दिया तो देखा कि नहीं मरा, चूँकि डीएनए उसका डीनेचर्ड हो गया था, टूट गया था, है ना। और जब माइस में एस स्ट्रेन हीटेड लिया और आर स्ट्रेन दोनों को दिया तो देखा कि इसका मतलब है कि एस स्ट्रेन ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गया था, है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे यही, या वो ग्रिफिथ ने निकाला था, ठीक है ना। आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन में बदल गया था, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा गया, है ना। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ग्रिफिथ इफेक्ट। उसको ग्रिफिथ इफेक्ट कहा गया। समझ में तो आया होगा आप लोगों को, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा जाता है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ इफेक्ट कहा गया, ठीक है ना। लेकिन एक बात आप लोग दिमाग में रखिए, किस केमिकल के कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था
वो ग्रिफिथ को नहीं मालूम हुआ। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द केमिकल विच कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस केमिकल के कारण हुआ वो ग्रिफिथ को नहीं मालूम हो सका था, है ना। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं पाया, द केमिकल that caused ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया किया वो कौन सा केमिकल था वो नहीं मालूम। लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन, बाद में 3 साइंटिस्ट, 3 वैज्ञानिक, है ना, ओटी एवरी, मैकलियोड और मैककार्थी परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? ठीक है ना। ये सब साइंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड, निकाला, है ना। कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन से उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए निकाल लिया। ठीक है ना। दे ट्रांसफर these compounds separately, अलग अलग, in R strain कल्चर। कल्चर मतलब होता है ग्रो कराने वाला, ग्रो करने वाला, है ना, ग्रोथ करना। तो उसने आर स्ट्रेन का जो कल्चर था उसमें सब इसको डाल दिया। ठीक है ना। अब हम लोग वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, इसे थोड़ा तेज़ी से काम कर रहे हैं कि थोड़ा छोटा हो, ख़त्म तो कर देना है इसको, है ना। ये देखो ना, 4 टेस्ट ट्यूब लिया उसने। एक टेस्ट ट्यूब, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब, तीसरा टेस्ट ट्यूब, ये चौथा टेस्ट ट्यूब। ठीक है ना। और सभी टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन था
क्या था इसमें, ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया सब में था, कल्चर किया था पहले से, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था। ठीक है ना। इसमें उसने क्या किया कि पहले कार्बोहाइड्रेट इसमें डाला, देखा कि आर स्ट्रेन में नो चेंज, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। फिर इसमें प्रोटीन डाला जो यहाँ निकाला था, ठीक है ना, नो चेंज, देखा कि कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। फिर इसमें डीएनए डाल दिया, लेकिन डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम भी डाला। अब तो यहाँ लिखना मुश्किल हो रहा है, डीएनए एज, डीएनए प्लस डीएनए एज डालिए जो डीएनए को तोड़ देता था, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं दिखा। लेकिन जब उसने डीएनए डाला इसमें, ठीक है ना, तब देखा सम आरएनए, सम आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया एस स्ट्रेन में। कुछ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, सभी नहीं, क्योंकि डीएनए जितना होगा उतना ही नहीं जाएगा, ठीक है ना, कुछ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में बदल गया, ठीक है ना। और ये सब जो साइंटिस्ट है ना, दे ऑल्सो extracted S strain bacteria from dead mice या माउस। इन लोगों ने तो बैक्टीरिया जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो मरे हुए माउस से भी निकाल लिया था, ठीक है ना, समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट डाला, प्रोटीन डाला, डीएनए तो डाला, लेकिन उसके साथ डीएनए एज, मतलब डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डाल दिया, तो यार कोई परिवर्तन नहीं। सब डीएनए जब डाला तो देखा कुछ डीएनए, कुछ आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गया। तो ये क्या सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। क्या हुआ इसका कंक्लूजन, कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट देखें। यहाँ तो पहचान में आ गया, डीएनए केमिकल है जो जेनेटिक मटेरियल है, वही फिनोटाइप में परिवर्तन ला देता है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल दिया था, ठीक है। ये रहा मीट नहीं रहा है ठीक से। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हार्सी
and change. एक्सपेरिमेंट ये सब वर्कड ऑन T2 बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है, सब ये 11th में पढ़ना था, सब कोरोना मार गया आप लोगों को। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? फेज PHGE, फेज virus that इन्फेक्ट या अटैक बैक्टीरिया। ऐसा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। इसको सिंपली इसको बैक्टीरियल वायरस भी कह सकते हैं हम लोग, बैक्टीरियल वायरस भी कहा जाता है इसको, और इसको सिर्फ फेज भी कह दिया जाएगा तो समझ में आ जाता है। फेज का मतलब होता है टू इनगल्फ करना। इनगल्फ करना मतलब निगल जाना, ठीक है ना। तो वायरस को तो ये, बैक्टीरिया को तो लगभग ये निगल ही जाता है, ठीक है ना। तो ये T2 बैक्टीरियोफेज पर ये काम किया था, ठीक है ना। ये कैसे काम किया था यार, इसको देखिए। ही कल्चर्ड, इसने कल्चर किया T2 बैक्टीरियोफेज। ये कल्चर, यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 बैक्टीरियोफेज को, फेज में GE रहेगा, ठीक है ना। T2 2 बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया। ही कल्चर 2 बैक्टीरियोफेज सेपरेटली, अलग अलग, बाय लेबलिंग P32 and S35 रेडियो आइसोटोप। ये आप लोग आइसोटोप पढ़े हैं तो जानते होंगे कि S का रेडियो आइसोटोप 35 भी होता है, फास्फोरस का 32 भी होता है, ठीक है ना। उसी में बैक्टीरिया को लेबल कर दिया, भाई वायरस को लेबल्ड कर दिया, ठीक है ना। और लेबल करने के बाद देखिए क्या हुआ। अब देखिए, अब उसने क्या किया, ये रहा बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया सेपरेटली लिया, दोनों का ये DNA हो गया। आप लोग जानते हैं सर्कुलर DNA होता है, DS सर्कुलर DNA। ये सर्कुलर DS DNA, और ये रहा वायरस। सब पढ़ना था 11th में ये, ठीक है ना। ये रहा वायरस, वायरस का इसमें रहता है DNA, ठीक है ना। ये एक और वायरस यहाँ बनाए हम लोग,
और इसमें डीएनए है। ये है T2 फेज या बैक्टीरियोफेज दोनों। ये रहा बैक्टीरिया, है ना। अब ये लेवल था, एक लेवल है P32। तो आप लोग जानते हैं कि डीएनए में फास्फोरस रहता है, इसका डीएनए लेवल्ड हो गया था ये P32 में। और आपको मालूम है कि ये प्रोटीन में रहता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन में रहता है। प्रोटीन में 2 एमिनो एसिड मिथियोनिन एंड सिस्टीन, ये 2 एमिनो एसिड है जिसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जाकर किसको लेवल कर देगा? प्रोटीन। ये बाहर वाला प्रोटीन का कवर है। कोई भी बैक्टीरिया होता है ना, तो बाहर प्रोटीन का कवर होता है, इसको कैप्सिड कहा जाता है। और भीतर उसमें डीएनए रहेगा या आरएनए। कोई भी वायरस, ठीक है ना, ये वायरस है, तो बाहर वाला प्रोटीन का कवर हो गया और भीतर डीएनए रहेगा या आरएनए। ये डीएनए या आरएनए कोई एक ही रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे जो है ना, 2 वहाँ पर तो जगह भी नहीं है कि ठीक से लिखें हम, है ना। तो आपको मालूम है कि सिस्टीन पढ़ाए थे सब, सिस्टीन और मिथियोनिन 2 एमिनो एसिड है जिसमें सल्फर रहता है। इसलिए वो सल्फर S35 जो है ना, वो जाकर जुड़ गया प्रोटीन से और ये फॉस्फेट जाकर जुड़ गया। तो ये बैक्टीरिया हो गया, है ना। और अब हम लोग क्या करें, ये इन्फेक्टिव स्टेज एक बना दें हम लोग। ठीक है ना। ये बैक्टीरिया जब वायरस जब जाकर जुड़ता है बैक्टीरिया से, है ना, तो आजकल तो उसी के चलते हम लोग छुपे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ तो आज मालूम हो जाएगा कैसे इन्फेक्शन करता है ना। तो ये जो डीएनए है ना, वो ये डीएनए है, ये डीएनए निकलेगा और जाकर इससे अटैच हो जाता है। यहाँ पर भी बनाइए एक वायरस और देखिए ये अटैच हो गया बैक्टीरिया से, है ना। और अब इसमें जो बैक्टीरिया का डीएनए है, वो डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से निकलकर अटैच हो जाता है और पूरा कैप्सिड बाहर रह जाता है प्रोटीन के। कोई भी वायरस का कवर कभी भी भीतर नहीं जाता है, सिर्फ उसका डीएनए या आरएनए कंटेंट है वही बाहर। वायरस, ये वायरस है, तो जब इन्फेक्शन करेगा ये, तो इसका भीतर का डीएनए या आरएनए वही बॉडी में जाएगा, वही सेल को इन्फेक्ट करेगा, कवर इन्फेक्ट नहीं करता है ना। ये हुआ, ये बैक्टीरिया हो गया, ये इन्फेक्टिव स्टेज हो गया, ये हो गया इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के बाद जो है ना, वो सेंट्रीफ्यूगेशन आ गया। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया एक, ये हो गया एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में अब यहाँ पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका मतलब हुआ कि इसमें इसको डालकर, है ना, खूब इसको नचाया गया। नचाने के बाद जो है ना, अब ठीक से देखना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सेडिमेंट में तब नचाने के बाद छोड़ दिया जाएगा। आप किसी भी एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, कोई एक पॉट ले लीजिए, बालू डाल दीजिए उसमें, खूब उसको हिलाइए, छोड़ दीजिएगा, बालू नीचे पेदे में बैठ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ बैठ गया,
यहाँ पर भी कुछ नीचे बैठ गया है ना। इसको एनसीईआरटी पीलेट कह रहा है। क्या कह रहा है? पीलेट। पीलेट का मतलब हो गया सेडिमेंट। जो बालू कह रहे हैं कि नीचे बैठेगा उसको क्या कहेंगे? सेडिमेंट कह देंगे। वैसे ही ये भी पीलेट है, ये भी पीलेट है। और इस पीलेट एक्चुअली है क्या? ये सेडिमेंट। तो हमें जी कह रहे हैं कि एक पॉट ले लीजिए, उसमें बालू डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, हिलाइए खूब, स्टायर अप, छोड़ दीजिए उसको। क्या होगा? बालू धीरे धीरे पेदे में बैठ जाएगा। वैसे ही इसको लेकर खूब हिलाया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया और इसमें जो है ना यहाँ पर ये बैठ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो पानी ऊपर जो है ना, इसको एनसीईआरटी कह रहा है सुपरनेटेंट। क्या कह रहा है ये? सेडिमेंट तो समझ में आ गया, इसको समझना जरूरी है। सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, ये सुपरनेटेंट क्या है? ये है ना फ्लूइड, FLUID लिखे हैं। फ्लूइड एबव सेडिमेंट। सेडिमेंट के ऊपर जो फ्लूइड है उसी का नाम है सुपरनेटेंट। तो उसने क्या देखा कि ये जो कैप्सिड, ये इसका भीतर फिर वायरस बनेगा और वायरस बनेगा तो ये कैप्सिड सब ऊपर, देखिए ये कैप्सिड सब ऊपर रहेगा सुपरनेटेंट में। अरे इन्फेक्शन करेगा तो अपने अंदर जो है ना वायरस बनाएगा ये। तो वायरस जो बना ऑलरेडी, इसके अंदर क्या होगा? फिर वायरस इस तरह दुनिया भर का बनेगा। ये वायरस इन्फेक्शन के बाद यहाँ पर वायरस सेल में ऐसा ही बनता है। ये वायरस यहाँ पर फिर बनेगा। ठीक है ना। तो सुपरनेटेंट जो है ना उसमें वायरस था, वायरस का कैप्सिड रह गया ऊपर, है ना। ये पोर्शन जो प्रोटीन का होता है वहाँ लिख दिए हैं। प्रोटीन का कवर को क्या कहेंगे? कैप्सिड कहेंगे। ये कैप्सिड जो है ना वो पानी में तैर रहा था और नीचे पीलेट था। कंक्लूजन निकालना है जल्दी, है ना। यहाँ देखा गया है ना कि पीलेट कंटेंस, ये रखता है P32। ये P32 कौन रखा था? ये पीलेट रखा था। पीलेट क्या है? सॉरी DNA है। ये पीलेट क्या है? DNA है, वो रखा था। और यहाँ पर ये कैप्सिड, कैप्सिड या प्रोटीन, प्रोटीन का कवर, ये हैज या कंटेंस S, S35, S35 कौन रखा था? इसके कैप्सिड में था। यही तो सिद्ध करता है कि DNA जेनेटिक मटेरियल है। DNA ही देखो यहाँ तक इसमें जो वो लेवल्ड किया था, वो लेवल्ड P32 जो है ना यहाँ तक पहुँच गया है। और लेकिन कैप्सिड जो है ना उसमें S35 नहीं आया है। जो यहाँ पर जो फिर बना है वायरस उसमें नहीं आया है। तो ये सिद्ध करता है कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसको ठीक से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर आप
कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कमेंट कीजिए आप लोग कि हाँ ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिए, उसको बता दीजिए, ठीक है ना। ये रहा एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब एक ही चीज़ बाकी है, फिर वीडियो तो लंबा होगा ही, हमको परेशानी तो होगी ही, है ना। इसको ठीक से देख लीजिए। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। आरएनए क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल होगा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, इसको मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। देख लीजिएगा ये ठीक से। वायरस आप लोग पढ़े नहीं, क्या किया जाए। एक तरफ लिखिए डीएनए, ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हम लोग यहाँ देखें, एक तरफ लिख देते हैं हम लोग डीएनए और दूसरे तरफ लिख देते हैं हम लोग आरएनए। पहला हेडिंग हम लोग करते हैं स्टेबिलिटी। कौन ज़्यादा स्टेबल है, डीएनए मोर, आरएनए लेस स्टेबल। ये डिग्रेडेबल है, टूटता रहता है ना, और ये ज़्यादा स्टेबल है। आप लोग कहाँ देखे हैं, जैसे देखिए ना, ग्रिफिथ ठीक है ना, हीटेड एस स्ट्रेन कंटेंस वायबल माने जिंदा डीएनए। वो गरम कर दिया था तो अभी उसका डीएनए जो है ना, गरम करने पर डीएनए डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचर्ड हो जाने के बाद फिर छोड़ दीजिएगा तो फिर वो नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। डीनेचर्ड का मतलब उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों धागा अलग अलग, फिर उसको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, थोड़ा टेम्परेचर कम कर दीजिए, फिर वो आ गया, ठीक है ना। और ठीक है, ये लेस स्टेबल है, डिग्रेडेबल है, ये टूट जाएगा, डिग्रेडेबल है, ये टूट सकता है, ठीक है ना। और अब देखिए दूसरा देखें हम लोग, रिएक्टिव है ना, ये नॉट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, और ये मोर रिएक्टिव। ये इतना रिएक्शन करेगा कि खुद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, है ना। क्यों लेस रिएक्टिव है ये, इसमें पाया जाता है शुगर, डीऑक्सी राइबोज, आप लोगों को ये मालूम है। यहाँ पर दूसरे नंबर कार्बन पर ये OH और H देखिएगा, यहाँ पर OH नहीं है, और ये दूसरे नंबर कार्बन पर ये OH नहीं है, इसके कारण ये लेस रिएक्टिव है। यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, है ना। डीऑक्सीराइबोज शुगर हैज
H एट 2C दूसरे नंबर कार्बन पर, ठीक है ना। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 दूसरे नंबर कार्बन पर सिर्फ H रहेगा जो रिएक्टिव नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात है, आप लोग ये भी जानते हैं कि डीएनए में है थाइमीन, इसमें पाया जाता है थाइमीन, ठीक है ना। और ये थाइमीन जो होता है ना, ये थाइमीन में ये लेस OH उधर बना रहे हैं, इसमें OH की मात्रा कम होती है जिसके चलते ये लेस रिएक्टिव है। ज़रा इसमें देखिए, इसमें जो पाया जाएगा वो दूसरे नंबर कार्बन पर HOH देखिए, यहाँ पर दूसरे नंबर OH आ गया, HOH, ये CH2OH और ये H, इसके कारण ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। और इसमें पाया जाता है यूरासिल। यूरासिल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर उसका जानते हैं। ये C हो गया, ये N हो गया, C हो गया, ये N हो गया, और यहाँ पर C और यहाँ पर N। देखिए इसमें OH, इसमें OH ज़्यादा है, और इस मिथियोनिन में, ये थाइमीन में OH कम रहता है, ठीक है ना, इसलिए वो लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। हो गया। तो ठीक है, लगभग हम लोग सब चीज़ देख लिए, है ना। इसको कंक्लूड किया जाए, ये कोडेड इन्फॉर्मेशन, ये डिग्रेडेबल है, टूटने वाला है ना, इसलिए इसका ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। हाँ, एक और बात, इम्पोर्टेंट बात, आप लोग रोज़ सुन रहे हैं कि वायरस का कौन दो स्ट्रेन यहाँ पर आ गया है, म्यूटेंट वैरायटी आ गया। क्या है वो? इस वायरस जो कोविड-19 वायरस है उसमें RNA पाया जाता है, ये RNA वायरस है। ये बाहर का कवर हो गया उसका, और इस पर रहता है स्पाइक, इसी से अटैच होता है वो, चारों तरफ से आप लोग देख रहे होंगे, है ना। ये स्पाइक हो गया, ये स्पाइक हो गया, एक और पॉइंट उसमें लिखना पड़ेगा, है ना। और भीतर रहता है इसमें RNA, तो RNA तो स्टेबल है नहीं, कहीं भी उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक और चीज़ लिखना पड़ेगा, लेस रेट RATE, रेट ऑफ म्यूटेशन। इसमें म्यूटेशन का रेट बहुत कम है, और यही चीज़ यहाँ पर रेट ऑफ म्यूटेशन यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ म्यूटेशन मोर, रेट ऑफ म्यूटेशन इज मोर। ये RNA वायरस जहाँ भी रहेगा उसमें म्यूटेशन का दर ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसका आजकल सुनते हैं कि 100 से भी ज़्यादा इसका म्यूटेंट वैरायटी हो चुका है, म्यूटेशन कर लिया है। अपने यहाँ जो म्यूटेंट वैरायटी है उसके कारण ज़्यादा इन्फेक्टिव हो गया है, क्योंकि RNA वायरस है, RNA वायरस में म्यूटेशन ज़्यादा होगा ही। अगर DNA वाला रहता, आप में म्यूटेशन हो रहा है, कई जनरेशन का DNA हम लोगों के बॉडी में है, फादर का, उनके फादर का हमारे फादर में आया, फिर हमारे फादर से हम में आया, फिर हमारे बच्चों में गया, कहाँ म्यूटेशन हो रहा है? म्यूटेशन बहुत रेयरली होता है DNA में, और RNA में मोर म्यूटेशन होता है, जिससे कारण जो है ना ये स्टेबल नहीं हो पाता है, और इसका लाइफ भी जो बहुत नहीं है, ठीक है ना। ये म्यूटेट करके इतना अपना लाइफ बढ़ा है, नहीं तो इसका लाइफ ज़्यादा
नहीं होता है। ठीक है, आरएनए हम लोग डीएनए ख़त्म कर लिए।